दिन की वजह है एक नमस्ते, मैं राशिद। बहुत बड़ी खबर है और दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये कि दिल्ली हिंसा में गोली चलाने वाला शाहरुख गिरफ्तार हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली से इसे गिरफ्तार किया गया है। आपको याद होगा जाफराबाद इलाके में किस तरह से इस शख्स ने गोलियां चलाई थी। विजय दहिया नाम के एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के सामने भी बिल्कुल कनपटी पर पिस्तौल तान दी थी और यही शाहरुख शामली से गिरफ्तार हो गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पीले और नीली चेक शर्ट में ये शख्स जो आपको नजर आ रहा है, ये वही शाहरुख है जिसकी तलाश पिछले 13 दिन से दिल्ली पुलिस को थी। चूंकि दिल्ली में हिंसा भड़काने का ये आरोपी है और दिल्ली में जिस दिन हिंसा भड़की, जाफराबाद इलाके में अपने कई साथियों के साथ यूं ही अपने हाथों में पिस्तौल ताने हुए ये शख्स इधर उधर फायरिंग कर रहा था। विजय दहिया नाम के एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हैं, उनके सामने जब ये शाहरुख आया तो सीधे तौर पर उनके सामने भी ये पिस्टल तान दी। हालांकि विजय दहिया पीछे नहीं हटे, दंगों में गोली चलाई, शामली से गिरफ्तार हुआ। लेकिन 13 दिन तक आखिरकार शाहरुख पुलिस को चकमा देता रहा और पुलिस के साथ आंख मिचौली यूं ही खेलता रहा। लेकिन हिंसा का पोस्टर बॉय शाहरुख इधर उधर फायरिंग कर रहा था। विजय दहिया नाम के एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हैं, उनके सामने जब ये शाहरुख आया तो सीधे तौर पर उनके सामने भी ये पिस्टल तान दी। हालांकि विजय दहिया पीछे नहीं हटे, दंगों में गोली चलाई, शामली से गिरफ्तार हुआ। लेकिन 13 दिन तक आखिरकार शाहरुख पुलिस को चकमा देता रहा और पुलिस के साथ आंख मिचौली यूं ही खेलता रहा। लेकिन हिंसा का पोस्टर बॉय शाहरुख गिरफ्तार हो गया है। ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी कब होगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि शामली में आखिरकार किसने शेल्टर दी हुई थी शाहरुख को। शाहरुख ने जाफराबाद में 8 राउंड गोलियां चलाई थी। गोली चलाने वाला सबसे मुख्य आरोपी है शाहरुख, उसे गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली लाया जा रहा है शामली से पकड़ करके। उसके बाद दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, एटीएस की टीम है, एसआईटी की टीम है, एक एक करके शाहरुख को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उससे सवाल पूछा जाएगा। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नरेश, किन हालातों में शामली से शाहरुख को गिरफ्तार किया गया? 13 दिन से शाहरुख ने कहां पर शेल्टर ली थी और संबंधित अभी तक का अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, जो जानकारी हमें अब तक मिल पाई है, ये पता चल रहा है कि जो दिल्ली से यूपी का बॉर्डर लगा हुआ है, शुरुआत में ये वहां था, उसके बाद इसने अपनी लोकेशन को चेंज किया, बरेली में रहा और बरेली के अलग जगहों पे लगातार हाइड आउट्स में ये छिपता रहा। इसके बाद जब पुलिस ने इसको कल रात के वक्त गिरफ्तार किया, ये उस वक्त शामली में था, यूपी का ही एक कस्बा है और वहां पर ही ये शख्स मौजूद था। वेस्टर्न यूपी का इलाका है, वहां पर ये बताया जाता है कि छिपा हुआ था। उसके बाद जब क्राइम ब्रांच की टीम्स वहां पर पहुंची तो वहां पर इसको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम्स भी लगातार दबिश दे रही थी जगह जगह पर, क्योंकि इसकी जो लोकेशन थी बरेली से भी मिल रही थी। और उसके बाद जब कल रात के वक्त लोकेशन पुलिस को शामली इलाके में मिली तो एग्जैक्टली उसी टावर के लोकेशन में पुलिस पहुंची और उसको मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इससे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी की शय पर इसने ऐसा किया, क्या ये पिस्टल इसको किसी ने प्रोवाइड कराई थी और उसके बाद ही ये शख्स हिंसा के दौरान पिस्टल लेके वहां पर पहुंचा था। तो तमाम चीजें हैं जो पूछताछ में साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल इस शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है शामली से और अब से कुछ देर बाद ब्रीफिंग की जाएगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मीडिया से बात करेगी और एक एक पहलू पर जानकारी हमें दी जाएगी कि आखिरकार किन हालातों में गिरफ्तार। अब अगला सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसआईटी, ये सभी अब शाहरुख को इन्वेस्टिगेट करेंगे, इससे अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे। क्या कुछ संभावित एंगल हैं, क्या कुछ संभावित सवाल हैं जो आपके जहन में आते हैं कि इन सवालों पर खासतौर से इंटरोगेशन होगी? बिल्कुल, देखिए राशिद, सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा कि आखिरकार जिनके चलते तुम उस जगह पर पहुंचे हाथ में पिस्टल लिए। जब नरेश से हमारा संपर्क टूट गया है, नरेश से दोबारा हम जुड़ेंगे। लेकिन हाँ, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक 23 फरवरी की तस्वीर है और एक आज यानी 3 मार्च की तस्वीर है। दंगों के 10 दिन के बाद में शाहरुख गिरफ्तार हुआ है, शामली से गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख ने गोली चलाई थी, दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी है शाहरुख। इस शख्स को हिंसा का पोस्टर बॉय भी कहा गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली से इसे अरेस्ट किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि बरेली में भी कई दिनों तक शाहरुख छिपा रहा था, लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस इसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। हम आपको दिल्ली पुलिस के उस जवान का इंटरव्यू भी दिखाते हैं जिस पर शाहरुख ने पिस्तौल तानी थी, देखिए। दौरान कई सारी हैरान करने वाली तस्वीरें हमारे सामने आई, लेकिन एक तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई। वो थी ऐसी तस्वीर जिसमें एक शख्स बंदूक लिए खड़ा है और उसके सामने दिल्ली पुलिस का एक जवान डंडा लिए खड़ा है, यानी कि बंदूक का निशाना सीधा दिल्ली पुलिस के उस जवान पर था। आज
वही जवान हमारे साथ मौजूद है। दीपक दहिया जी हमारे साथ हैं, हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग में आजकल यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे, वो क्या हालात थे जब आपके सामने वो शख्स बंदूक लेकर के खड़ा था जिसका नाम शाहरुख था और आपके हाथ में सिर्फ एक डंडा था? मुझे थोड़ा सा वो सिचुएशन के बारे में बताएं पहले। जैसे शूटिंग की आवाज़ आई सर, मैं दूसरे रोड से समझा रहा था दूसरे रोड पर लोगों को, तो शूटिंग की आवाज़ आते ही मैं इस साइड आया और मैंने देखा कि एक बंदा आ रहा है फायर करते हुए, तो मैं और पब्लिक को गोलियां लग सकती हैं, तो मैं बीच में आके और उसका दिमाग थोड़ा सा अपनी तरफ लेने के लिए कि ताकि किसी की तरफ फायर ना कर दे, बिल्कुल एम लेकर फिर मैंने उसे रोका, उसको आवाज़ लगाई कि आप ऐसा ना करें, आपको फिर बाद में हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से मैंने उसे काफ़ी बोला, तो उसमें थोड़ा मिल गई सर काम। क्या आपके अकेले की ही नजर पड़ी थी उनके ऊपर? जो बंदूक लेकर के आपके सामने शख्स खड़ा था उसके ऊपर आपकी अकेले की ही नजर पड़ी थी? क्या आपके और साथी नहीं थे वहां पर? और साथी थे सर, वो थोड़ा सा और मेरे और पीछे थे उस साइड, वो और समझा रहे थे, वो भीड़ में थे सर, और मैं थोड़ा और आगे की तरफ आया हुआ था जिसकी वजह से मैं निकल पाया जल्दी से उस साइड, और वो इतने निकल के आए तब तक इंसिडेंट खत्म हो चुका था। अच्छा दीपक भाई, मुझे ये बताओ, मन में बिल्कुल डर नहीं लगा कि आपके पास सिर्फ डंडा था, कुछ और चीज थी नहीं, आप सामने जा रहे हैं, उसने अगर गोली चला दी तो उसका क्या परिणाम होगा? आपने ये नहीं सोचा? डर वाली बात तब तक नहीं आई सर जब तक मुझे पब्लिक दिखाई दे रही थी कि किसी को गोली लग जाएगी, तो मैंने सबसे पहले मेरे दिमाग में यही था कि इनको सबको इस रेंज से बाहर निकालना है जो गोली लगने की रेंज होती है। तो मुझे नॉलेज है कि 20 से 25 मीटर रेंज होती है फायरिंग की। मैं चाहता था कि सभी इससे बाहर हो जाएं ताकि खतरे से बाहर हो जाएं, किसी की जान ना चली जाए। अच्छा जी सर। जो पिस्टल उसके हाथ में थी वो आपने देखी थी? जी जी सर। कौन सी पिस्टल थी वो? सर नाम तो मैं उसका नहीं बता सकता क्योंकि ये वैसी वैसी होती है सर। मतलब उसकी रेंज आप अंदाजा लगा चुके थे? रेंज तो सर इनकी पता होती है हमें पिस्टलों की, अच्छा। क्योंकि हम काफी करते हैं इन पर स्टडी, तो इतना पता था कि 25-30 मीटर की तक ही ये मार करती है ज्यादातर। अच्छा एक बात बताएं, जब आपके सामने आया आपकी नजरें भी उसकी नजरों से मिली होंगी क्योंकि वो देखने में लग रहा है ऐसा, तो क्या कोई ऐसी टैक्टिक होती है कि हाँ नजरों में नजरें अगर डल जाएं इस ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसे हालात में, तो गोली नहीं चला पाता सामने वाला? सर हर जगह तो कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन कई बार हो जाता है सर ऐसे कि आप अगर नजरों से नजरें मिलाकर उसे थोड़ा डराने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं तो अगले के मन में ये आता ही है। एक बात मुझे बताएं, आपके परिवार में मैंने सुना है कि तमाम लोग फोर्स में भी हैं, दिल्ली पुलिस में भी हैं, थोड़ा मुझे बताएं क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो हिम्मत आपके अंदर आई है वहीं से आई है, क्योंकि परिवार जब हिम्मत देता है तो एक अलग ही इंसान उसको हौसला मिलता है। जी जी, मेरी दादी जी बताती थी मुझे कि आपके दादाजी ऐसे हिम्मत वाले थे जैसे, तो ये सब सुन के सर मन में ये आता ही है कि जब आप, तो पापा जी भी इंडियन कोस्ट गार्ड में थे सर, और मैं भी दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ, छोटे भाई भी दिल्ली पुलिस में और सबसे छोटे वाले इंडियन कोस्ट गार्ड में। मतलब पूरा परिवार ही आपका जो है फोर्स में है? आपके भाई दिल्ली पुलिस में कोस्ट गार्ड में रहे हैं? बीच वाले मेरे से छोटे वाले भाई दिल्ली पुलिस में सर, और थर्ड जो 3 भाई हैं सर हम, तीसरे वाले इंडियन कोस्ट गार्ड। अच्छा, तो दादा के समय से आप लोग फोर्स में कर रहे हैं? जी जी। बहुत बढ़िया। ये बताएं कि ये सब चीजें आपके सामने हो रही थी, पहले तो आप यहाँ पर ट्रेनिंग में हैं, आपको वहां पर भेज दिया गया, सिचुएशन अचानक खराब हो गई तो आपको भेजा गया, वरना नहीं भेजा जाता ना? जी जी, अरेंजमेंट के लिए भेजते हैं। अरेंजमेंट के लिए भेजते हैं, जब खराब होती है तभी भेजते हैं। अच्छा, सिचुएशन खराब ना होती तो नहीं भेजा जाता। मुझे बताएं, अचानक से आप वहां गए पहले तो दंगों के हालातों में, उसके बाद आपको जब आप उसको कन्फ्रंट कर रहे थे, उसके सामने खड़े हुए थे, आपको परिवार का भी ख्याल आया होगा मन में? सर उस टाइम दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था सर, परिवार की तरफ तो मैं उस टाइम दिमाग में था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक दिखाई देती है। चलिए, तो ये दीपक दहिया है, अभी हेड कांस्टेबल का एग्जाम देकर के आए हैं, अभी अंडर ट्रेनिंग है, और ऐसे में इन्होंने अदम्य साहस की ऐसी मिसाल पेश की है कि हर कोई इन्हें देखकर सलाम किए बिना नहीं गुजर रहा। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देखिए, शाहरुख तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन सवाल यह कि ताहिर की गिरफ्तारी आखिरकार होगी कब? 2 तस्वीरों के जरिए आप ये भी समझिए। ताहिर हुसैन, जिसके घर से तेजाब के न जाने कितने कैन मिले हैं, ताहिर की गिरफ्तारी कब होगी? आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद है ताहिर हुसैन। शाहरुख को गिरफ्तार किया गया है शामली से, लेकिन ताहिर की गिरफ्तारी कब होगी? ताहिर, जिसके ऊपर आरोप ये लगे हैं कि साजिश के तहत दंगा तो भड़काया ही भड़काया, इसके अलावा अपनी छत पर पेट्रोल बम, तेजाब और इसी तरह के कई जानलेवा सामान भी शख्स के घर से और छत से बरामद किए गए हैं। इन 2 बड़ी खबरों पर नजर बनी है, लेकिन आगे बढ़ते हुए इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज है सीएए पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूएनएचआरसी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सीएए को मानवाधिकार के खिलाफ बताया है। भारत ने यूएनएचआरसी का दावा खारिज किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन
इसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और सीएए को मानवाधिकार के खिलाफ बताया है, यानी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ बताया गया है। यूएनएचआरसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन लगाई गई है, इस पिटीशन में आखिरकार है क्या, ये भी हम जानने की आगे कोशिश करेंगे। लेकिन अभी की सीएए पर बहुत बड़ी खबर है। सीएए पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएनएचआरसी ने अपनी तरफ से याचिका दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए ये कहा है कि मानवाधिकार के खिलाफ है नागरिकता संशोधन कानून, वो कानून जिसकी मुखालफत करते हुए दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर के लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर के मुंबई के आजाद बाग तक न जाने कितनी महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं पिछले कई दिनों से, या यूं कहें कि कई हफ्ते से। तो भारत ने यूएनएचआरसी का दावा खारिज किया है, लेकिन हाँ पिटीशन लगाई गई है। तो सीएए पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूएनएचआरसी ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, एक अर्जी दाखिल की है और यह कहा है कि मानवाधिकार के खिलाफ है। पिटीशन में और क्या डिटेलिंग है इसके बारे में भी जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआती तौर पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि यूएनएचसीआर की तरफ से यह कहा गया है कि सीएए मानवाधिकार के खिलाफ है और इससे एक शख्स जो एक हिंदुस्तानी है उसके अधिकारों का हनन होता है। वापस लौटेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। दिल्ली का ये जो दंगाई है, जिस शख्स को आप देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे, ये गिरफ्तार कर लिया गया है। शामली से इसे अरेस्ट किया गया है। पिछले 10 दिन से दिल्ली पुलिस को इसकी तलाश थी। जाफराबाद के इलाके में 8 राउंड की फायरिंग शाहरुख ने की थी, लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि 10 दिन तक शाहरुख कहां पर छिपता रहा। इसका जवाब यह है कि पहले बरेली और उसके बाद शामली में रहा शाहरुख, लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस इसे ट्रेस कर रही थी। चूंकि एसआईटी की तरफ से भी ट्रेस किया जा रहा था और कई मोबाइल फोन जो कि शाहरुख के रिश्तेदारों के और शाहरुख के माता पिता के जो मोबाइल फोन हैं उन्हें भी ट्रेस पर डाल दिया गया था और उसी के जरिए ऐसा कहा जा रहा है शुरुआती तौर पर कि शाहरुख ने अपने कई रिश्तेदारों से बात की और उसी के जरिए शाहरुख को अरेस्ट किया गया है। अब शाहरुख से यह पूछा जाएगा कि आखिरकार अगर पिस्तौल लेकर के निकला ये शख्स, तो इसके पीछे क्या किसी ने इसे भड़काया था, क्या किसी ने इसे प्रोवोक किया था, इसके और साथी कौन है, इसके बाईं तरफ भी जो शख्स भागता हुआ नजर आ रहा है वो आखिरकार कौन है। शाहरुख से उसके पूरे घर के बारे में, उसकी पूरी डिटेल बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ अब की जाएगी और यह भी पूछताछ की जाएगी कि शाहरुख ने दंगा अगर भड़काया है, अगर पिस्तौल तान करके सड़क पर आया है, तो इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी क्या। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दंगों में किस तरह से गोली चलाई थी शाहरुख ने, और दाईं तरफ की जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं कि शामली से गिरफ्तार होते वक्त शाहरुख ने क्या पहना था, किस तरह से नजर आ रहा था। चेक कलर की शर्ट पहनी थी, ये नीली और पीली चेक शर्ट शाहरुख ने पहनी हुई थी। ये जो तस्वीर आपको गाड़ी के अंदर की नजर आ रही है, ये दरअसल दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की गाड़ी है। अरेस्ट करने के बाद उसे फिर अब दिल्ली लाया जा रहा है। बरेली में छिपा हुआ था, शामली से अरेस्ट किया गया है। काफी दिन तक जाफराबाद में 8 राउंड गोलियां चलाने के बाद बरेली भाग गया था शाहरुख गिरफ्तार हो गया है। लेकिन सवाल यह कि ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कब किया जाएगा। ताहिर हुसैन यानी कि जिसने दिल्ली हिंसा में तेजाबी साजिश की। अब 2 तस्वीरें आप देखिए, शाहरुख को अरेस्ट किया गया, ताहिर की गिरफ्तारी कब। ताहिर आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद जिसने अपनी छत पर तेजाब, पेट्रोल बम, गुलेल, लोगों को नुकसान पहुंचाने का सारा सामान रख रखा था। और ताहिर और शाहरुख दोनों के बारे में यह बताया जा रहा है कि समुदायों को भड़काने की साजिश भी इन लोगों ने की थी। और देखिए, दंगा भड़काने की तेजाबी साजिश में नया खुलासा क्या हुआ है, यह भी आप जानिए। इन खुलासों के जरिए आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद पर उठ रहे सवाल तीखे हो चले हैं। ताहिर के घर से तेजाबी साजिश के नए सबूत आपको दिखाएं, उससे पहले इन 3 तस्वीरों को एक बार फिर से देख लीजिए। ताहिर के घर तक जब मीडिया का एक्सेस हुआ तो उसके घर से तेजाब की थैलियां, छत, बड़ी गुलेल, बड़ी मात्रा में पेट्रोल बम बरामद हुए। इन 3 तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई सहम गया। इन 3 तस्वीरों ने यह साफ कर दिया कि दंगा सुनियोजित था। बड़ी मात्रा में तेजाब, गुलेल, पत्थर, पेट्रोल बम, इन सभी की बरामदगी ने यह भी साफ कर दिया कि दंगाइयों की तैयारी लंबी थी। हिंसा की आग को लंबे समय तक भड़काते रहने की पुख्ता तैयारी में थे ये लोग। उनकी कोशिश थी खौफ, डर, इन सभी के सामान के जरिए मौत का खेल लंबे समय तक यूं ही चलता रहे। बड़ी बात यह है कि तेजाब जिन कैन में या जिन ड्रम्स में भर करके रखे गए थे उनके ऊपर लिखा हुआ था गंगा जल। तो क्या गंगा जल नाम की भी कोई साजिश की गई थी? और
एसिड फैक्ट्री का सच सामने आया है। सामने आने के बाद इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा नरेश बिस्वानी ने एसिड फैक्ट्री के चप्पे चप्पे की जानकारी दी है। उन्होंने ये बताया है कि ड्रम पर किस तरह से गंगाजल लिखा हुआ था। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह के कंटेनर में तेजाब की प्रोसेसिंग हुआ करती थी। साथ ही नरेश ने यह जानने की कोशिश भी की कि ताहिर जो कि आरोपी है दिल्ली हिंसा का, उसके घर से कितने फासले पर तेजाब बनाने की यह फैक्ट्री है। देखिए आप भी। दिल्ली हिंसा से जुड़े एक एक कनेक्शन की पड़ताल हम कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब हम पहुंचे हैं दिल्ली के शिव विहार इलाके में। ये वो इलाका है जहां पर हिंसा के दौरान काफी ज्यादा नुकसान हुआ और यहां पर हम लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि लोगों का शक है कि यहां पर जो ये तेजाब फैक्ट्री आप देख रहे हैं, इसी फैक्ट्री के तेजाब का इस्तेमाल हिंसा के दौरान भी किया गया होगा। ये शिव विहार इलाके के अंदर ही एक तेजाब फैक्ट्री है और यहां पर आप तमाम कंटेनर्स रखे हुए देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कंटेनर है जो अमूमन आपने देखा होगा जो बड़े ट्रक्स होते हैं उनके ऊपर लोडेड ये रहता है और इसमें अमूमन पेट्रोल, डीजल, एसिड या फिर कोई और खतरनाक या ज्वलनशील केमिकल ले जाने का काम किया जाता है। ये कंटेनर यहां पर रखा हुआ है। इसके अलावा आप काफी सारे ये नीले रंग के कंटेनर देख रहे होंगे। इनमें तेजाब या फिर दूसरे जो एसिड होते हैं उनको यहां पर रखा जाता था या फिर अलग अलग जगहों पर सप्लाई जब की जाती थी तो इनका इस्तेमाल किया जाता था। बताया जाता है कि यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड और जो एकदम सबसे अच्छे ग्रेड का केमिकल होता है वो यहां पर बनाया जाता था, जिसको बाजार में आप काफी सारे ये नीले रंग के कंटेनर देख रहे होंगे। इनमें तेजाब या फिर दूसरे जो एसिड होते हैं उनको यहां पर रखा जाता था या फिर अलग अलग जगहों पर सप्लाई जब की जाती थी तो इनका इस्तेमाल किया जाता था। बताया जाता है कि यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड और जो एकदम सबसे अच्छे ग्रेड का केमिकल होता है वो यहां पर बनाया जाता था, जिसको बाजार में आप आसानी से खरीद नहीं सकते। बाजार में उसका बेचना खुले में बैन है। लेकिन आप यहां पर देखिए कितने सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं। पुलिस का यहां पर यह कहना है कि जिस शख्स की ये फैक्ट्री है उसका नाम फिरोज है और उसके पास बकायदा ये फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस था। और आप अभी भी हल्का हल्का धुआं उठता हुआ देख रहे होंगे। शायद मेरे कैमरे में वो आ पाए, अगर कैमरे में नहीं आ पाया, लेकिन मैं देख पा रहा हूं, उसको समझ पा रहा हूं। एक हल्की हल्की स्मेल, एक हल्की हल्की जो बदबू होती है वो यहाँ पर महसूस हम कर पा रहे हैं। वो शायद किसी केमिकल की होगी या तेजाब की वो बदबू हो सकती है, लेकिन हल्की हल्की अभी भी यहाँ पर धुएं की एक परत हमें नजर आ रही है। अब बात करते हैं जिस शख्स की ये फैक्ट्री है। फिरोज नाम का वो शख्स बताया गया है जिसकी ये फैक्ट्री है। यमुना विहार में वो रहा करता है, लेकिन अभी वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। पुलिस कहती है कि इस फैक्ट्री का बाकायदा लाइसेंस था, लेकिन रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी और ऐसे में जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या कोई इसके लिए नियमावली नहीं है, क्या इसके लिए कोई नॉर्म्स नहीं बनाए गए थे कि रिहायशी इलाके में इतने खतरनाक केमिकल की फैक्ट्री चल रही थी। अगर हम तेजाब की बात करें तो लोगों का यहां पर यही शक है कि इसी फैक्ट्री के तेजाब का इस्तेमाल शिव विहार इलाके में जब दंगा भड़का, जब हिंसा हुई तो उसमें किया गया होगा। अगर हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो अब तमाम तस्वीरें आपके सामने हम फिर एक बार रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी आपको सिर्फ यहाँ पर एक जला हुआ ट्रक नजर आएगा। ये एक बड़ा वाहन है और इसको भी हिंसा के दौरान आग के हवाले किया गया था, लेकिन क्योंकि लगातार हम इस इलाके में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कई इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और शिव विहार भी एक ऐसा इलाका है जहां पर हिंसा के दौरान बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। काफी लोगों की जान गई, काफी लोग लापता हुए और काफी जो प्रॉपर्टीज हैं, काफी जो वाहन हैं उनको आग के हवाले किया गया था। और इसी के चलते अब पुलिस इस पूरे मामले में इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं हिंसा के दौरान इस्तेमाल किया गया केमिकल या इस्तेमाल किया गया एसिड इसी फैक्ट्री से तो नहीं गया था। पुलिस अब तमाम चीजें देख रही है और जिस शख्स की ये फैक्ट्री है उसको पकड़ने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए भी पुलिस लगातार जगह जगहों पर दबिश दे रही है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज।